तो हेलो डियर बच्चा लोग, कैसे हो। आज बिल्कुल नए अंदाज में हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आपके पास केमिस्ट्री का क्लास 12 का ये जो सब्जेक्ट है, ये क्लास 12 हो या 11th हो, सबके लिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लाएंगे, क्योंकि हम जान रहे थे यहाँ पर बच्चों की बहुत सारी डिमांड है। प्यारे बच्चों, ये करने का रीज़न यही है कि बहुत सारे बच्चे इस बार के यानी 2022 के जो नीट का एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन रहने के बावजूद भी सही ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। इसका मेन कारण हमारा यहाँ पर यही था कि आपने इंस्टीट्यूट पे निर्भर पूरी तरह से आपने अपने आप को किया, ठीक है, जिसके कारण से और इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो कि प्रीवियस 2 इयर्स के जो एग्ज़ाम 2-3 इयर्स के जो एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं उस हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन आपको अगर पैटर्न चेंज कर दिया जाए, जैसे इस बार हुआ था, तो बहुत सारी परेशानियां होती है। इस बार अगर जिस बच्चे ने इस बार जो है इंस्टीट्यूट की पढ़ाई के साथ साथ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन केमिस्ट्री खास करके पढ़ा होगा, उन्होंने सारे सवाल को यहाँ पर सॉल्व करके वो लोग जरूर डेफिनेटली आए होंगे। कारण क्या है कि जब आप बुक की पढ़ाई करते हो तो फिर पैटर्न कोई भी चीज का हो, क्वेश्चन होना चाहिए भाई, क्वेश्चन ही है ना, किताब से ही रहेगा ना, तो वहां पर आपको आंसर आराम से मिल ही जाते हैं। लेकिन आप अगर बुक नहीं पढ़ते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो। एज अ टॉपर्स, अगर टॉपर की हम बात करें तो टॉपर्स भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप लोग देखोगे कि टॉपर्स के एनसीईआरटी बुक एकदम अंडरलाइन रहते हैं, मतलब कि वो हर एक लाइन की पढ़ाई करता है, कोई भी लाइन मिस नहीं करता है, क्योंकि सारे एसर्शन रीजन जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स लगभग होते हैं वो इन्हीं बुक के किसी किसी खास पॉइंट से ही पूछ दी जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आपका मेन टॉपिक है उसी की इंटीरियर पार्ट से कोई ऑब्जेक्टिव्स या फिर एसर्शन रीजन पूछा जाएगा। वहाँ पर जो है आपको बुक की सारे लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम जो है आपको चैप्टर 2 से यहाँ जैसे स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्योंकि हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था तो चैप्टर 2 का ज़्यादा वोट आया था, तो चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन से, क्योंकि चैप्टर 1 जो है सीबीएसई से आपका कट ऑफ हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 1 यानी सॉलिड स्टेट हम नहीं बनाएंगे, कराएंगे हम सॉलिड स्टेट भी, पर आज स्टार्ट जो हम लोग सॉल्यूशन से कर रहे हैं और देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा रहता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बात करेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली आपके लिए हम ऐसे ही लगातार एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है टॉपिक यूनिट नंबर 2 यानी क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है सॉल्यूशंस, उसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, उसकी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एनसीईआरटी बुक यहाँ पर ओपन है, ठीक है, हालांकि थोड़ी बहुत इसमें पुरानी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक तो सेम ही है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस की बात सॉल्यूशन से ना करके हम लोग थोड़ी सी पीछे करते हैं। तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा ही होगा मिक्सचर, मिक्सचर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर होते हैं जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम लोग किसी भी रेशियो में मिक्स कर दें तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, जो कि इम्प्योर कैटेगरी में आता है। इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। ये मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मिक्सचर दो तरह के जनरली पाए जाते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशंस। बट होमोजीनियस मिक्सचर आखिर होता क्या है? तो जब यहाँ पर हम लोग जैसे कि आप देखोगे कि वाटर में आप अल्कोहल मिक्स करोगे, तो वाटर में अल्कोहल क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स में अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो है पूरी तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये जब मिलाओगे आपस में तो पूरी तरह से ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण से आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि अल्कोहल अंदर में है भी या नहीं है। आंख से देख करके आप मालूम नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपके सामने एयर है, आप एयर में डिटेक्ट नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी कि एयर में कौन सा पार्टिकल ऑक्सीजन का है, क्या हाइड्रोजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या नहीं है, जो भी है, तो आप वहां पर नहीं देख पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कि एक पार्टिकल दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और गायब हो जाए, ठीक है। वही हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसमें कि पार्टिकल्स की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, जिसमें कि पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर में हम यहाँ पर सैंड मिला देते हैं, सैंड पार्टिकल मिला देते हैं, या वाटर में हम जो है यहाँ कोई कलर मिला दिए, या फिर वाटर में हम लोग मान लो कि क्या करते हैं, अगर जैसे पोटेशियम परमैंगनेट टैबलेट मिला देते हैं तो जो कलरफुल हो जाता है, कहने का मतलब मिल्क मिला दिए, ठीक है।
तो इन सब केस में क्या होता है, पार्टिकल्स दिखाई देता है, पार्टिकल्स लगता है कि हाँ वाटर के अलावा उसमें कुछ और भी है, तो उस केस में वहां पर उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आइए थोड़ी बुक पर हम लोग चलते हैं, देखिएगा अच्छे से लिखा हुआ है, इन नॉर्मल लाइफ वी नियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। हम लोग जो है बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस को भी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। अब जैसे तुम बोलोगे कौन कौन, तो H2O प्योर वाटर, हम लोग जो पीते हैं वो प्योर नहीं, वो तो खैर इम्प्योर होता है, लेकिन H2O जो अगर प्योर स्टेट की बात करें तो बर्फ जैसे कि डिस्टिल वाटर को हम लोग प्योर वाटर मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, सब प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, most of these are mixtures containing two or more pure substances। हम लोग जो यहाँ पर है क्या करते हैं, ऐसे ढेर सारे सब्सटेंस अपनी लाइफ में प्योर सब्सटेंस के अलावा देख पाते हैं, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, फॉर एग्जांपल हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, तो ये सभी चीजें जो है 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के मिक्स करने से बनी होती है। ठीक है, their utility or importance in life depends on their composition। अब यहाँ पर जो है उनका कैसा हम लोग यूज करते हैं वो डिपेंड करता है उनके कंपोजिशन पर। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, ब्रास तो आप जानते होंगे एलॉय होता है, जो कि मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, आर क्विक डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड निकल। यानी कि कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ जो एलॉय होता है, जिसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं, उससे अलग ढंग का होता है कौन, तो ब्रास, है ना। दोनों अलग अलग ढंग का होता है, तो जब अलग है तो उनका यूज भी अलग अलग ढंग में किया जाएगा, है कि नहीं है। या ब्रॉन्ज की बात करें तो वो मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। तो ये सभी चीजें जो है अलग अलग मिक्सचर है, तो अलग अलग इसका यूज होता है। ठीक है, 1 पार्ट पर मिलियन। अब 1 पार्ट पर मिलियन क्या होता है, तो ये पार्ट पर मिलियन जो लिखा हुआ है ये कंसेंट्रेशन टर्म है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। पार्ट पर मिलियन कई जगह यूज होता है। आप पिछले समय में सुने होंगे कि एक समय मैगी बैन हो गया था, और पेपर में ये आया था कि मैगी में 1.5 ppm लेड पाया गया था। अब इसका क्या अर्थ होता है वो हम लोग आगे जानेंगे, फिलहाल जान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि 10 लाख ग्राम अगर हम लोग कोई प्योर सब्सटेंस लेते हैं, मान लीजिए पानी है, पानी और चीनी का एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किए हम, जिसमें कि 10 लाख ग्राम जो है पानी लिए, या समझिए 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन तैयार किया, जिसमें कि 1 ग्राम मात्र चीनी है, तो वहां पर 1 पार्ट पर मिलियन कहलाएगा बाय मास। ठीक है, चीनी का और कंसंट्रेशन की बात करें तो बोलेंगे 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन की सॉल्यूशन में 1 पार्ट जो है वो है चीनी, तो चीनी का कंसंट्रेशन वहां 1 पार्ट पर मिलियन कहलाएगा। तो ये कंसंट्रेशन का मेजरमेंट का एक टर्म है। तो यहाँ पर है कि 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डीके। मतलब कि यहाँ पर देखो यूज है कि अगर हम लोग 1 ppm फ्लोराइड आयंस का वाटर में सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि वाटर ढेर सारा रहे, 10 लाख का सॉल्यूशन हो, 10 लाख ग्राम का, उसमें 1 ग्राम फ्लोराइड आयन बच रहे, तो वो टूथ डीके यानी दांत के जो दांत जो टूटता है, दांत जो खराब होता है, उसको रोकता है। While 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous। ठीक है, मतलब कि लेकिन अगर हम यहाँ 1 ppm से देखो 1 ppm लिए तो हमारे दांत को ये बचा रहा है, फ्लोराइड आयन अगर 1 ppm लिए पानी में तो दांत को बचा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1.5 ppm या उससे ज्यादा लिए तो हमारे लिए हानिकारक हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है। इसका कहने का सेंस यहाँ पर यही है कि अगर हम लोग जो है केवल ऐसा नहीं कि फ्लोराइड आयन यूजफुल है, एक बार यूज में आ रहा है तो यूजफुल हो रहा है, नहीं, उसका अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे तो अलग अलग वहाँ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिसके कारण से वहाँ पर उसका यूज भी अलग अलग ढंग से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बढ़ा चढ़ा के यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। केमिकल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, जितने यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज यूज एज इन रेट पॉइजन। सोडियम फ्लोराइड का यूज चूहे मारने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ भी फ्लोराइड आयन है कि नहीं है, सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड आयन है। तो फ्लोराइड आयन अगर हम लोग बहुत ही कम 1 ppm लेते हैं तो हमारे दांत को बचाता है, लेकिन फ्लोराइड आयन अगर ज्यादा ले लेते हैं तो जस्ट लाइक सोडियम फ्लोराइड में, सोडियम फ्लोराइड एक जहरीला पदार्थ है तो जहर का भी काम कर सकता है। यहाँ पर कहने का सेंस यही है कि अगर हम कंसंट्रेशन बदल दे तो प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन को देखते हुए हम लोग किसी भी मिक्सचर को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है,
Intravenous injections are always dissolved in water containing salts and particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on। यानी कि ये सारे टर्म जो है मतलब कि कंसंट्रेशन हम लोग सॉल्यूशंस का इस तरह से हम लोग ढेर सारे यूज करते हैं यहाँ पर, है ना। सॉल्यूशंस का ढेर सारा यूज है, डिपेंड करता है अलग अलग कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो यहाँ तो यूज की बात हो गई। इन दिस यूनिट, अभी इस यूनिट में क्या है, वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस बहुत सारे तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, गैस सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली जो पढ़ाई करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यानी कि सारा थ्योरी, सारे जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होंगे इस चैप्टर में वो लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड होंगे एंड देयर फॉर्मेशन, और उसके फॉर्मेशन के बारे में। This will be followed by studying the properties of the solutions like vapor pressure and colligative properties। और इस चैप्टर में हम अगर बात कर लें तो बाबू, तो इस चैप्टर में तुम्हारे पढ़ने लायक जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन का टर्म है, यानी कि हम लोग सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कितने तरह से कंसंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन का, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये कंसंट्रेशन क्या होता है वो सब भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आती है वो आती है आपकी सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी ये भी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सॉलिबिलिटी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो टर्म आएगा वो आएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आएगा और फिर आएगी यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, जान लो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन पार्ट जो है ये 11th के सिलेबस से लाया गया है, ठीक है। ये 11th में ही था मूल कॉन्सेप्ट में। सॉलिबिलिटी, वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तीन टर्म जो है आपके 12th के मेन पॉइंट है। 12th का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसका मेन पॉइंट है यहाँ पर ये तीन चीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल बिगिन विद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देन वेरियस alternatives in which concentration of a solution be expressed in liquid solution। अभी हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इससे पहले यानी कंसंट्रेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और जितने भी तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वो भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशंस कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि सॉल्यूशन हमारे पास बेसिकली तीन तरह के होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से जाने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एक सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमने अभी देखा कि सॉल्यूशंस दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो होते हैं ना दो मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब कैसे पहचानें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कई तरीके हैं। अगर सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में हो उसको सॉल्यूट बोलेंगे, लेस क्वांटिटी में। जो मोर क्वांटिटी में हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल चीनी और पानी का आप शरबत पीते हो तो वहां पानी सॉल्वेंट और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। इससे भी समझ में नहीं आया तो वहां पर हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हो रहा हो, विच इज डिसॉल्व, माने जो अपनी आइडेंटिटी खो रहा हो, जो घुल जा रहा हो, जो गायब हो रहा हो, उससे हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। और जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी कि इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स या विच रिटेन्स देयर आइडेंटिटी, जिसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे कि पानी और अल्कोहल का मिक्सचर देखा जाए तो वहां पर पानी हमारा सॉल्वेंट होता है और अल्कोहल क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे पानी, जैसे चीनी सॉल्यूट लिए तो सॉलिड, अल्कोहल सॉल्यूट लिए तो लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट लिए तो वो गैस, ठीक है। और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी जिसमें सॉलिड घुलने वाला है। और इस तीनों सॉल्यूट को यूज करेंगे सॉल्वेंट सॉलिड पर तो तीन तरह का सॉल्यूशन बनेगा। फिर तीनों सॉल्यूट को यूज करेंगे हम लोग लिक्विड पर तो ये तीन तरह का सॉल्यूशन बनेगा। फिर तीनों सॉल्यूट को गैस पर यूज करें तो तीन तरह का बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 9 तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास बनने वाले होंगे। यानी अगर स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा जाए तो 9 तरह का सॉल्यूशन हमारे पास बन के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे तो आपको एग्जाम्पल अगले पेज में दिखाई देगा।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशंस में यहाँ टाइप करने वाले हैं, ठीक है, तो 9 जो टाइप होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एयर को देखते हैं, तो एयर में भले वाटर मॉलिक्यूल घुल गया है, लेकिन एयर कैसा कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन? तो कहोगे सर गैसियस सॉल्यूशन बोलोगे। यानी कि किसी भी सॉल्यूशंस की आइडेंटिटी सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है, यानी सॉल्वेंट जैसा होगा हमारा सॉल्यूशन वैसा ही होगा। यानी कि अगर सॉलिड सॉल्वेंट है तो इसमें सॉलिड घुले या लिक्विड घुले या गैस घुले, सॉलिड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें तुम चीनी घुलाओ, अल्कोहल घुलाओ या कार्बन डाइऑक्साइड घुलाओ, वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस में सॉलिड जाए, लिक्विड जाए या गैस जाए, वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि सॉल्यूशंस का डेफिनेशन क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट कैसा है हमारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, अगला टॉपिक हमारे पास आया है। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अभी बताए थे सॉल्यूशंस दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू द मिक्सचर। यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन का एक खासियत ये होता है कि अगर आप वाटर में अगर आप अल्कोहल या कोई भी चीज मिक्स किए हैं, तो ये अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन जो इस हिस्से में होगा, इस हिस्से में जो कंसंट्रेशन होगा शुगर का, वही इस हिस्से में होगा, वही इस हिस्से में होगा, वही इस हिस्से में होगा, और हर पूरे हिस्से में वही कंसंट्रेशन होगा। यानी अगर 20% शुगर यहाँ घुला हुआ है तो हर जगह यानी कि 20% ही होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन जो होता है पार्टिकल्स का वो हर तरफ यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि इधर जो है ज्यादा सॉल्यूट मिलेगा, पार्टिकल्स ज्यादा मिल जाएगा, इधर पार्टिकल्स कम मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। यानी कि टोटली हमारा सॉल्यूशन जो होता है पूरे बल्क पार्ट में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, जनरली द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जैसा कि अभी बताए थे, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अभी हमने बताया था कि सॉल्यूशन किस अवस्था में होगा ये डिसाइड करेगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट जैसा रहेगा सॉल्यूशन वैसा ही बनेगा। सॉल्वेंट्स यहाँ हो गया, one or more components present in the solution other than solvent are called solute। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर में अब जितने भी कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट के अलावे बैठे हुए हैं उनको सॉल्यूट बोलेंगे। इससे एक बात और समझ में आ जाएगी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इकलौता होता है, एक ठो होता है फिक्स्ड, बट सॉल्यूट जो है वो मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज बात है कि अगर बताओ तुम्हें कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, तो दो कंपोनेंट से बना सॉल्यूशन, कम से कम तो दो से ही बनेगा, एक से तो बन नहीं सकता। तो अगर यहाँ दो से यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है तो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन कहलाता है वो बाइनरी सॉल्यूशन। यानी अ सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एंड अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स कॉल्ड टर्नियरी सॉल्यूशन, या टर्सरी बोल सकते हैं। और ऐसे ही क्वाटरनरी होता है, ठीक है, चार कंपोनेंट वाले। तो हम लोग इस चैप्टर में वैसे सॉल्यूशन को ही कंसीडर करेंगे जिसमें कि दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दैट मींस बाइनरी सॉल्यूशन, ओके। एंड आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बाइनरी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है here each components may be solid, liquid or in gaseous state and are summarized in table this। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट भी हमारे पास तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में हो सकते हैं, जिसको इस टेबल में दिया गया है। गैसियस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट क्या होता है, गैस होता है। सॉल्यूट में गैस, सॉलिड, लिक्विड सब हो सकता है। अब गैस इन गैस जब रहेगा तो यहाँ एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, एयर बोल सकते हो तुम। लिक्विड इन गैस रहेगा तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिला दिए तो वो बन गया लिक्विड क्लोरोफॉर्म, गैस नाइट्रोजन घुल गया तो वो बन गया। अरे इतना क्यों सोचते हो, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया क्या चीज, क्या बोलते हैं, लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन बन गया। यानी कि हमारे नाइट्रोजन में, एयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में तो वाटर भी मिला हुआ है ना यहाँ पर, ठीक
ठीक है, वेपर के फॉर्म में ना। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में आ जाएगा। सॉलिड इन गैस की बात करें तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर इजीली सॉल्युबल होता है क्योंकि दोनों नॉन पोलर होते हैं। बाद में पढ़ेंगे कौन किस में घुलता है, सॉल्युबिलिटी टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो गैस इन लिक्विड, सभी लिक्विड सॉल्वेंट होंगे इसमें। गैस इन लिक्विड यानी गैस को मिला दो लिक्विड में। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, आप जानते ही हो कि वाटर में ऑक्सीजन वाटर वो घुला हुआ रहता है, तो ये गैस इन लिक्विड हो गया। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिला हुआ रहता है, तो वो भी गैस इन लिक्विड हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, कॉमन एग्जांपल है, हर कोई जानता है इथेनॉल को। क्या जी, इथेनॉल जो आदमी क्या करता है, खैर छोड़ो, ठीक है। तो इथेनॉल जो पानी मिलाते हो वो हो गया लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। और सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन यही होता है, इसको पढ़ने के लिए कोई भी टर्म की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि अगर सॉल्युबिलिटी टॉपिक में जाएंगे तो लिक्विड में गैस घुलाने के लिए, लिक्विड में सॉलिड घुलाने के लिए कंडीशंस चाहिए होता है, बट लिक्विड में लिक्विड घुलाने के लिए कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं होती, ये खासियत बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर, तो अगला है यहाँ पर गैस इन सॉलिड, ध्यान देना यहाँ पर गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम। आप लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, पढ़े होगे एडजॉर्प्शन पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में। पैलाडियम मेटल पर हाइड्रोजन जो है आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है और गायब भी हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, तो वहां पर सॉलिड पर जो है गैस घुल जाता है, मिल जाता है। लिक्विड जो सॉलिड पर मिलता है तो यहाँ पर है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। आप तो जानते होंगे कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि सोडियम हो, गोल्ड हो, जिंक हो, इसको अपने में घुला लेता है, गायब कर लेता है। तो मतलब कि एक्चुअली वो उसमें नहीं घुलाता है, मेटल में मरकरी जाकर के मिल जाता है। तो मरकरी हुआ लिक्विड और सॉलिड में आ गया वो मेटल सब, उसमें वो घुल गया, कंप्लीटली घुल गया, तो वहां पर वो हो गया तुम्हारा अमलगम लिक्विड और मेटल सॉलिड, उस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, यानी जितने भी एलॉयज होते हैं मिश्र धातु वो सभी सॉलिड इन सॉलिड टाइप के एग्जांपल्स में आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग तो समझ गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, हम जो है आज ये वाला वीडियो यहीं पर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं भाई, तो क्योंकि आपके रिव्यू के लिए, अगर आपको एनसीईआरटी ऐसे ही लाइन टू लाइन आगे की ओर पढ़ाई करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके ही वोट से हम यहाँ एनसीईआरटी शुरू किए हैं, ठीक है। तो अगर फुल्ली बुक पढ़ते हुए और इस पेज पर उसको एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास नोट्स है। नोट्स आप लोग कर रहे हो पहले से, यहाँ नोट्स नहीं करवाएंगे हम, नोट्स वीडियो लेक्चर में करवाया हुआ, आप सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट देखो, वीडियो लेक्चर में करवाया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी जो जरूरी है वो यहाँ पर हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एनसीईआरटीज अगर आपको यहाँ से आगे चाहिए, आप लोग से हम कमेंट की बस एक दरख्वास्त करते हैं, कमेंट आप लोग करो ज्यादा से ज्यादा कि हाँ सर अच्छा लगा, हाँ सर ऐसा वैसा, जो भी है कमी, जो भी कमी है, जो भी अच्छा लगा, आप लोग वो पॉइंट कमेंट में लिखो, थोड़ा सा समय दो कमेंट पर, और ताकि मोटिवेशन हमको मिले और यहाँ से आगे बनाए। हर चैप्टर 3 या 4 वीडियोस में बटा हुआ रहेगा, ठीक है। छोटा चैप्टर रहेगा तो 2 वीडियोस में भी काम चल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग सेशन वाइज बैठो, आधा घंटा टाइम दो वीडियो पर और एनसीईआरटी बुक को खत्म कर लो। क्या जरूरी थोड़ी ना कि एक दिन में ही पूरा एनसीईआरटी खत्म कर लेना है बाबू, तो एक दिन का काम जो होता है ना शैतान का होता है। टाइम दो, समय दो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, समय देकर पढ़ो, हेल्थ बना रहेगा। जैसे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाओ, बार बार खाओ, अच्छा रहता है, ठीक है। एक बार में खा लोगे पेटू कहलाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले वीडियोस में, अगले एनसीईआरटी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। अगर आपके कमेंट्स आए तो जरूर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी हम बनाएंगे आपके लिए। डेफिनेटली आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट बाधाएं नहीं आएंगी। बाद की एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहां से पूरी तरह से देखते जाओ, रीड करते जाओ, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से एकदम मिलते जाएंगे पूरी अच्छी लैंग्वेज में, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।